बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं। कश्मीर में यात्रा और यात्रा के दौरान आज सुबह यात्रा की गाड़ी को हादसा पेश आया। यह हादसा काजीगुंड के नज़दीक पेश आया और इस हादसे में 20 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 को मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लिए रवाना किया गया। यह हादसा सुबह पेश आया, लेकिन आपको बताएं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यात्रा आज रवा दवा भी रही। जम्मू बेस कैंप से आज यात्रियों के 2 काफले कश्मीर के लिए रवाना हुए और आज 5449 यात्रियों पर मुश्तमिल 2 काफले गाड़ियों के जरिए नूनथन और बालथल के जुड़वा बेस कैंपों में पहुंचे और यहां से 61 गाड़ियों में बालथल की तरफ, जबकि जिनमें 536 खवातीन 43 बच्चों समेत 1666 यात्री थे और आज सुबह ये जम्मू से रवाना हुए थे। दूसरे काफले में 140 गाड़ियां थी और यहाँ पे ये जिनमें 702 खवातीन 54 बच्चे थे। कुल मिला के ये सारे यात्री 5449 कश्मीर के लिए रवाना हुए। लेकिन आज सुबह नूनवन और बालथल बेस कैंप से जो यात्री रवाना हुए थे उन्हें कुछ वक्त के लिए आगे बीच में इस महफूज मुकामात पर रोका भी गया, क्योंकि ऊपर बारिशें हो रही थी और बारिशों के ख़राब मौसम की वजह से, फिसलन की वजह से यात्रा को कुछ वक्त के लिए रोका गया था। अब तक 1,45,000 के करीब यात्री अमरनाथ गुफा में लिंगम के दर्शन कर चुके हैं, यहाँ के खसूसी पूजा पाठ में हिस्सा भी ले चुके हैं। और आपको नाज़रीन बताएं 8 जुलाई को हादसा पेश आया था और 8 जुलाई को हादसा पेश आने पर आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इस हादसे में 15 लोगों की जानें गई थी। उन्होंने बताया कि यात्रा के हवाले से सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे। कुछ इकदाम के हवाले से मनोज सिन्हा ने बताया कि कुछ लोग तनकीद कुछ मामला को कहते हैं कि वाल नहीं थी, बंड नहीं बनाया था। उन्होंने कहा था कि बंड बनाया था और एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर बंड वगैरह न बनाया गया होता तो यहाँ पे ज़्यादा अमवात, ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। मनोज सिन्हा ने कुल मिला के आज की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कई मामलात में जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से सभी मामलात में, माफ़ कीजिएगा, सभी मामलात में जम्मू कश्मीर के लोग इस सारे मामले में साथ दे रहे हैं और श्राइन बोर्ड से लेके इंश्योरेंस स्कीमों में जितने भी लोग इस हादसे के दौरान, यात्रा के दौरान मारे जाते हैं, उन्हें 5 लाख का इंश्योरेंस भी दिया जाता है। जबकि उन्होंने कहा कि गुफा के आसपास डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है ताकि आइंदा इंसानी जानों का ज़िया ना हो। उन्होंने तफसीलात फराहम कुछ इस तरह से की। विगत 8 जुलाई को सायं 6 बजे के आसपास अत्यधिक बारिश या मैं कहूं फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के कारण एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 15 पिलग्रिम्स श्रद्धालु जो है अपनी जान गंवा बैठे। एक बात कही जा रही है कि ध्यान नहीं रखा गया। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015 दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहां बंड बनाने का काम किया था और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी और उस समिति की चर्चा के आधार पर कितने पिलग्रिम्स दर्शन करेंगे ये फैसले लिए जाते रहे। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले के वर्षों की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है। यात्रियों से भी फीडबैक लेने की कोशिश हमने की है और आप सब लोगों के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि यात्रा ठीक ढंग से चल रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख लोगों ने अब तक यात्रा कर ली है। हम देखते हैं कि आगे कितने लोग आते हैं। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां पर ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम थी
और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, हमारे आईटीबीपी और बाकी सीएपीएफ के जवान थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर दिया गया था बिना किसी विलंब के। आसपास से भी एनडीआरएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जेके पुलिस को सबको वहां भेजा गया था। तो बालटाल और वहां पर डीआरडीओ के जो 52 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाए या हर स्थान पर जो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके कारण लोगों के इलाज में बड़ी सुविधा रही और जहां भी थोड़ा संदेह हुआ तुरंत उन्हें ले आकर के इस स्कीम्स में भर्ती किया गया है। मैं स्थानीय निवासियों का भी बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस दिन जो यात्री थे उनको। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर में मीडिया के कुछ मखसूस नुमाइंदों को उन्होंने आज बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान जो हादसा पेश आया उसकी तफसील बयान की। साथ में बताया आपको कल महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया था कि जिस तरह से यात्रा को हाइप दी जा रही है, यूँ लग रहा है जैसे यात्रा किसी और देश में हो रही है। उसके साथ साथ में महबूबा मुफ्ती का कल इल्ज़ाम था और साथ साथ में उन्होंने बताया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बल्कि वहाँ से यात्रियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और आज मनोज सिन्हा ने बताया कि 10,000 के करीब यात्री रोजाना दोनों तरफ से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि यहाँ सफ़र कर सकते हैं। और मोटे मोटे लफ्ज़ों में उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब यात्री अब तक यात्रा कर चुके हैं। और आपको नाज़रीन अब ज़रा सियासत की बात भी बताएं। सियासत में सभी को इन दिनों इंतज़ार है, हर तरफ से खबरें आ रही कि कौन इंतखाबात कब लड़ हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात कब होंगे इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं इस साल के आखिर तक, कुछ लोग कहते हैं अगले साल होंगे। और जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 25 जुलाई तक तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी माकूलियत को हतमी शक्ल देने का इम्कान मौजूद भी है। मीडिया रिपोर्टों में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि कुछ डिप्टी कमिश्नरों ने माकूलियत के बाद ड्राफ्ट पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त भी जारी की है, जबकि दूसरे जो डीसीज हैं वो ऐसा करने के अमल में लगे हुए हैं और ये काम 25 जुलाई तक मुकम्मल हो सकता है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जिन अजला में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत भी है, जहां नई असम्बली सीटें बनाई गई हैं या तबकात के हदूद में तब्दीली की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को हैदराबाद से 14,850 VVPAT जमा कराने को कह चुका है। और ज़रा बताते हैं कि ये सब कुछ इंतखाबात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इंतखाबात के बारे में हतमी फैसला लेना मरकज़ी सरकार को है और मरकज़ी वज़ारत दाखिला और जम्मू कश्मीर की सरकारें जो रिपोर्ट्स मुरतब करेंगी उस पर ही गौर खौज करने के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। ये इंतखाबात कब होंगे इसका फ़िलहाल बताया नहीं जा सकता है। कुछ हल्के तो बता रहे हैं कि इस साल बड़ी जल्दी है, इस साल के आखिर तक हो जाएंगे, लेकिन कुछ ज़राया ये भी बता रहे हैं और बावसूख ज़राया ये भी बता रहे हैं कि क्या मजबूरी है, अभी तो चलता है, इंतखाबात का सोचा जाएगा। और यही बात आज सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कुपवाड़ा के वादी लोलाब के सोगाम के इलाके में एक पार्टी के आउटरीच प्रोग्राम के दौरान भी बताई। सोगाम लोलाब में अल्ताफ़ बुखारी अपनी दूसरी पार्टी लीडरान गुलाम हसन मीर और दूसरे लीडरान के हमरा पहुंचे हुए थे और सोगाम में एक जलसे से खिताब करने के दौरान सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने बताया कि इंतखाबात की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे। यहाँ उन्होंने अब्दुर्रहीम राथर जो उनके यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कुपवाड़ा के, उनके हमरा दूसरे लीडरान में राजा मंजूर और दूसरे लीडरान भी मौजूद थे। यहाँ ये भी बताया कि ये जो जलसा था, ये जो आज का फंक्शन था, ये पार्टी को मजबूत बनाने की एक कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि उनकी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के हर घर में मकबूलियत पाती जा रही है। यहाँ मीडिया ने सैयद अल्ताफ़ बुखारी से कई मामला पूछे। एक सवाल ये भी था कि कुछ लोग या उनकी हरीफ जमातें उनकी जमात को बीजेपी की बी टीम कहती है। साथ साथ में यहाँ 15 अगस्त को जो सरकार का फैसला है तिरंगा लहराने का, उस पर भी सवाल पूछा गया। अब्दुर्रहीम राथर, गुलाम हसन मीर और राजा मंजूर समेत पार्टी के दूसरे लीडरान ने इस मौके पर खिताब भी किया और अपने खिताब के दौरान अपनी पार्टी को घर घर पहुंचाने की कोशिशों की सराहना भी की गई। ताहम सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने इन सभी मामलात के बीच में गुपकार अलायंस पर भी सवाल उठाए। गुपकार अलायंस से लेकर दूसरे मामलात उठाते हुए सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने मीडिया से क्या बात की, आपको दिखाते। ये एक सियासी सोच की जंग है, क्यों ये एक सच और झूठ की जंग है। मैंने जो बात कही आप में से यहाँ मुझे बताओ अल्ताफ़ बुखारी तकरीर की झूठ का, अगर कहा मैं माफी आपके सामने। आज सही बात पूछी
जाइए महबूबा जी से पूछिए क्या अल्ताफ बुखारी ने उस वक्त भी आपको नहीं कहा था कि ना करिए बीजेपी के साथ। उनके वालिद साहब ने 2 मार्च को इक़्तिदार लिया। आप सुनिए, आप सुनिए 2 मार्च को उनको जब पूछा गया कौन खिलाफ था, उन्होंने कहा एक अल्ताफ बुखारी, क्योंकि जब किसी क़यादत के अंडर चलता। सईद अल्ताफ बुखारी वादी लोलाब के सोगाम के इलाके में पार्टी कन्वेंशन से पार्टी खताब कर रहे थे। मीडिया से उन्होंने बात भी की। और अब आपको एक और पहलू से रोशनास कराएं। ये बौद्ध मजहब के अजीम पेशवा दलाई लामा हैं और दलाई लामा जम्मू कश्मीर के से लेकर लद्दाख के दौरे पर आज जम्मू भी पहुंचे। जम्मू में उनका शानदार इस्तकबाल भी हुआ और यहाँ पे दलाई लामा ने मीडिया से भी बात की। आपको बताते चलें, दलाई लामा का दौरे लद्दाख या जम्मू कश्मीर, उस पर कुछ खबरें ये भी हैं कि चीन शायद ऐतराज़ भी जता सकता है, क्योंकि चीन दलाई लामा का दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है। और दलाई लामा के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आपको बताएं कि जब पिछली बार दलाई लामा के जन्मदिन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबादी का पैगाम दलाई लामा को भेजा था, तो उस पर चीन के वज़ारत ख़ारजा ने ऐतराज़ भी किया था और उसका जवाब भारत ने दिया था। ये भी बताया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अपनी है, हम अपनी तरतीब देते हुए पॉलिसी है। और चीन का मामला और सारे के बीच में दलाई लामा से जम्मू पहुँचने के पर मीडिया ने कई मामला पर बात भी की। सवाल उनसे जम्मू कश्मीर का भी पूछा और सवाल पूछा दुनिया के हालात का, तो उस पर दलाई लामा ने बताया कि सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, किसी को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, मेरा मजहब, मेरी सोच, मेरी बात होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी सोच की अक्कासी भी करती है। और जब उनसे कश्मीर के बारे में सवाल मीडिया के एक नुमाइंदे ने पूछने की कोशिश की, तो जवाब उन्होंने बताया कि कश्मीर एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और उस पर उनकी मालूमात नहीं है। ये दलाई लामा हैं जिन्होंने कश्मीर को एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बताया। जरा सुनते हैं दलाई लामा ने क्या बताया। Firstly, all 7 billion human beings are just, or say, even physical level, we all brothers, sisters. There is no point to fight. Usually you see fight caused by my nation, my country, my ideology. That's too narrow-minded. If you look as a humanity, all 7 billion are one. Truly, brothers, sisters. So, we have to live together, whether we like it or not. Therefore, a little problem is something like family problem. Can solve through talk. But sir, in Kashmir, bloodshed is continuing. Bloodshed is continuing in Kashmir. Kashmir. That's complicated. I don't know. कश्मीर इज ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, आई डोंट नो, दलाई लामा बता रहे हैं। और अब दूसरा पहलू जो हम आपको बताएंगे उसके बारे में मैं बता सकता हूं कि वी ऑल डोंट नो, हम में से कोई नहीं जानता है कि ये कश्मीर में हो क्या रहा है। शायद सरकार जानती हो, कुछ हादसात हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ वाक़ात हैं जिन पे सरकार की खामोशी है, और एक खामोशी जिस पे हम सवाल उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवाल जो हैं अवाम के हैं और अवाम के सवाल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उठाते हुए ये मुजाहरा हम आपको दिखाते हैं। ये है फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट का मुजाहरा। ये एस्पिरेंट्स थे, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुई 2000 में और 2020 में नोटिफिकेशन जारी हुई। 2022 में इनका बाज़ाब्ता तौर पे इम्तिहान हुआ। 14 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन मेरिट लिस्ट जारी हुई और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद इनके बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की गई, लेकिन हतमी फहरिस्त जारी नहीं की गई। 2020 से लेके 2022 इंटरनेट कंप्यूटर के ज़माने में हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2.5 साल लगाता है और इन 2.5 साल के बाद
आज इनके पास खबर ये पहुंची है कि सरकार को इस फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो लिस्ट है उस पर शुबा थे, इसलिए उसको कलअदम करार दिया जाता है। ये ने सरकार ने नहीं, किसी मीडिया हाउस से मालूम हुआ है, सोशल मीडिया के किसी पेज से इन्हें पता चला है और उसके बाद इनके बकौल इन्होंने सरकार के इदारों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या दूसरी जगहों पे पता करने की कोशिश की तो वहाँ बताया गया जी हाँ, एक ट्वीट का इंतज़ार है, आपकी ये जो कल लिस्ट है वो कलअदम हो सकती है। पहले इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आई डोंट नो या वी डोंट नो मैंने क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़रा इनका सुनते हैं। हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हंगर स्ट्राइक पे है। सुबह 10 बजे से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया है, मीडिया में ये बात आई है कि जैसे इससे पहले जो पोस्ट आए हैं उनमें स्कैम देखा गया, इस वजह से इसका भी प्रोब बिठाया गया। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर इसमें 0.1% भी हमें लगा कि स्कैम है तो ये स्क्रैप करेंगे ये लिस्ट। ये क्या तरीका है ये ना जस्टिस का, ये कौन सा तरीका है? आप 0.1% कैंडिडेट्स की वजह से आप 99% कैंडिडेट्स के साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। जबकि एलजी साहब खुद कहते हैं कि जो कल्प्रिट्स है उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए और जो इनोसेंट्स उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है? क्या यही तरीका है इंसाफ का? क्या आप पूरा जो रिक्रूटमेंट लिस्ट है वो स्क्रैप करें? आपको करना ये चाहिए था कि आप पूरा फिल्टर। तो आपने सुना ये बहन क्या बता रही थी। पॉलिसी सरकार की है। सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद बोला सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदला जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बदला है, ये सवाल आई डोंट नो, क्योंकि अगर बदला होता तो सब इंस्पेक्टरों की लिस्ट में खामी या उसमें खलुल बुरुद की खबरें शायद सुर्खियां बनी हैं। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक की है कि खुरुद बुरुद हुआ है, लिस्ट कलअदम करार दिया जाता है। और उसके बाद सरकार ने पिछले दिनों बताया 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, उसमें भी 20 दिन लगे, 5 दिन एक्स्ट्रा। और अब उसको बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने बताया है कि बाज़ाब्ता तौर पे इसकी सीबीआई के जरिए इंक्वायरी होगी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में हम सवाल पूछ सकते हैं सबसे पहले सरकार से कि 22 साल लगे एक लिस्ट को मुरतब करने को। आज के इंटरनेट के ज़माने में, आज के कंप्यूटर के ज़माने में उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है? वहाँ इतने मुलाजमीन को तनख्वाह की ज़रूरत क्यों है? वहाँ से अगर इन मुलाजमीन को छुट्टी ही की जाए तो फिर बेहतर है, क्योंकि 2.5 साल में कोई भी बंदा घर में बैठ के या सरकार के सेक्रेटरीट में 4 क्लर्क बैठ के लिस्ट मुरतब कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सरकार से पूछा जा सकता है कि क्या ये सब बेईमान हैं जिन्होंने वहाँ पे जिनकी सिलेक्शन हुई है, सब गलती से, सब खुरुद बुरुद से कामयाब हुए हैं? अगर सब खुरुद बुरुद से कामयाब हुए हैं तो फिर क्यों लिस्ट कलअदम की जाएगी? सवाल जेन्युइन वही है जिनके मामलात में शकूक है, जिन पे लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं है, तहकीकात उसमें होनी चाहिए सबकी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट खुरुद बुरुद हुई है या नहीं हुई है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वाकई हुई है तो फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दोबारा इसको रीप्रोसेस करने में कितने साल लगेंगे? तो तब यकीन करिएगा इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। और अगर एलिजिबल तब हुआ भी क्या हुई तो 5 साल के बाद इनके 2.5 साल, 6 साल, 4 साल जो ज़िंदगी के हैं उनका जो नुकसान होगा, वो जो ज़ाया होंगे, उसकी जब इनकी ये हिम्मत है काम करने की तब इनसे काम नहीं लिया जाएगा तो हमारा सिस्टम ढीला नहीं होगा तो और क्या होगा। और सिस्टम का एक ढीला पुर्जा अगली खबर में हम आपको दिखाते हैं। अगली खबर भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की है और यहाँ पे मुजाहरा भी किया जा रहा था, इल्ज़ाम भी लगाया जाता। और मुजाहरे से लेकर इल्ज़ाम के दौरान एक बात और निकल के आई और यही आई कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी ही कोई बात है। उसके एक शख्स ने हमें बताया कि वहाँ जो हैं कुछ लोग, कुछ बड़े लोग हैं, उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह के पास जो डिग्री वहाँ पे एलिजिबल थी जब, वो नहीं थी है और अब आखिर में वो इंक्लूड की जाती, उनके पास वो डिग्री नहीं थी, अब वो इंक्लूड की जाती है, वो तब एलिजिबल नहीं थे। अब उनके लिए एक नया इसमें तुक्का लगाया जाता है ताकि ये डिग्री लाओ और तब आप, क्योंकि इनका भी ऐसा ही कुछ मामला है। ज़रा इनकी सुनते हैं और उस पर भी बात हम ज़रूर करेंगे कि ये
ई और सी के बीच में किस तरह से फंसाए जा रहे हैं। हम लाइब्रेरी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, सारे जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। हमारा 2020 में नोटिफिकेशन आया था कि ये एडवर्टाइज ये वैकेंसीज हो रही हैं, हमने उनके लिए अप्लाई किया, हमारा एग्जाम हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हमारा प्रेफरेंसिंग हो गया। तो उसके बाद हम लिस्ट का वेट कर रहे थे। जब भी हम SSRB ऑफिस जाते थे, वी केम टू नो दैट द लिस्ट इज कमिंग, फाइन। तो अब लगभग 4-5 महीने हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली अ वीक अगो वी केम टू नो दैट कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है इन दैट पर्सपेक्टिव कि वो कुछ सी लिस्ट डिग्री मांग रहे हैं। जबकि मैं आपके लिए बता दूं नटशल में सी लिस्ट डिग्री जो होती है वो एक ऑब्सोलीट डिग्री है। प्रेजेंटली जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग 2 है हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में, एक है जम्मू यूनिवर्सिटी, एक है कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहां पे ये डिग्री ऑब्सोलीट हो गई है बिकॉज दिस हैज बीन रिप्लेस्ड विद न्यू सिलेबस, न्यू करिकुलम, फाइन है। तो दूसरी बात यह है कि सिर्फ इग्नो करवा रही है, और इग्नो में भी मेंशन है इसके मेमोरेंडम की ये डिग्री नॉन प्रोफेशनल के लिए होती है जो लाइब्रेरीज में ऑलरेडी काम करते हैं। ये उनको हेल्प करती है कि आप कैसे कुछ चीजें जो हैं लाइब्रेरी की वो कैसे आप आराम से कर सकते हैं। तो हमारा मुद्दा मकसद इस टाइम आने का बस इतना है, टू द पॉइंट, कि हमारा लिस्ट आना चाहिए। 89 के रूल्स 21st जनरेशन को बता रहे हैं कि नहीं जी आपका जो डिग्री है वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हाई सिक्योर्ड है। आप मुझे बताइए उस डिपार्टमेंट का क्या बनेगा, उस डिपार्टमेंट का नहीं, उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्या बनेगा, ये सवाल यहां पे जरूर है। जिन्होंने 2020 में नोटिफिकेशन निकाली, 2022 के जुलाई तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाली, और फिर 2022 में जब नोटिफिकेशन निकाली तब सी लिस्ट सर्टिफिकेट जो थी जिसे तब ऑब्सलीट किया जा चुका था, जिस तरह यहाँ पे बता रहे थे एस्पिरेंट्स वगैरह, और इसको रिप्लेस किया गया था 1989 में रिप्लेस किया गया है। और 2022 में अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को याद पड़ा है कि सी लिस्ट चाहिए, और सी लिस्ट सिर्फ यहाँ पे इग्नो के जरिए, यानी इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है कि इनको पहले इग्नो जाना है, और इग्नो भी इनके बकौल जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल के से जो ऑलरेडी है। अब इस कहानी के पीछे हमें एक आदमी ने ये भी बताया, यही नहीं में से एक ने, कि ये जो सी लिस्ट अब इन्होंने इंक्लूड की है लास्ट पे सब कुछ की सी लिस्ट लाइए तभी आपको जॉब मिल सकेगा। ये इसलिए इंक्लूड किया गया है कि किसी साहब के कोई अपने हैं जिनके पास सी लिस्ट ही है, बाकी कोई डिग्री नहीं है, तो उस सी लिस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि उनका जो साहब का जो खास है, जिससे कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई और हो सकता है, इनमें से बता रहे थे, या कुछ माल पानी दिया होगा और वो सी लिस्ट इंक्लूड कराया होगा ताकि उस सी लिस्ट के वो इंक्लूड किया जा सके, इनको एक्सक्लूड किया जा सके, और अपने रिश्तेदार वगैरह को या अपने जिस तरह से वो है, ये इल्ज़ाम ये यहाँ पे लगा रहे थे। तो क्या हमारे एलजी साहब इस सी लिस्ट से लेके बी लिस्ट और डी लिस्ट या डी जो भी लिस्ट है, ये नई डिग्री जो है लाइब्रेरीज की, इस हवाले से कोई वहाँ पे एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, पूछेंगे उनसे कि भाई साहब ये 1999 2020 में जब नोटिफिकेशन नहीं निकाली तब सी लिस्ट आपको याद नहीं थी, आज कैसे याद पड़ गई? क्या कोई नया इंटरनेट जो आपका सिस्टम है वो नया अपडेट तो नहीं हो गया है? ये पूछना पड़ेगा हमारे सरकार के इन इदारों से जो कहीं न कहीं नून में नुक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और अब एक और पहलू पे चलते हैं इस पहलू पे जिसमें भी नून और नुक्ता नजर आ रहा है, और यह है हमारे ICDS का नाम बदलने का चलन है। यहाँ पे नाम परसों कुछ बदले गए हैं और उनमें कुछ और नए नाम इंक्लूड किए गए, लेकिन काम के मामले में यहाँ पे वही मामला है। और काम के मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ICDS सुपरवाइजर्स के अहदेदारों ने खुद बताया कि क्या किया जा रहा है, किस तरह निकम्मा नाकारा बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट्स को, और बाज़ाब्ता तौर पे किस तरह से जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ज़रा इनकी सुन लेते हैं, सीधी बात सीधा मामला। हमें डिमांड रखना चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड, क्योंकि करप्शन कर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों ना हो कि उसको हम ब्लॉक लेवल पे ले जाएं जहां पे BDCs रहते हैं, तो एक सिंगल पर्सन के साथ डील रहेगी हम सुपरवाइजर्स की, ताकि हम इसको जल्द से जल्द इस जो हमारा प्रोक्योरमेंट है उसको हम कर पाए। और दूसरी बात, आज जो हमें मेरे सुपरवाइजर्स को फेस करना पड़ा वो है कि बहुत सारे सरपंच हमारे ऐसे हैं जो पंडित बरादरी से, और वो अभी नहीं है। हमारे पास जो भी फंड्स आए हैं जिनको हमने डिसबर्स करना है, तो वो सरपंच साहब जो है ICDS सुपरवाइजर को सरपंच साहब से बाज़ाब्ता तौर पे हाजिरी लेनी है, उससे बाज़ाब्ता तौर सभी दस्तखत कराने हैं और जम्मू जाना पड़ेगा। जो सुपरवाइजर जो सरपंच साहब जम्मू में, खासतौर पे पंडित बरादरी के सरपंच साहब हैं, वो जम्मू में घरों में कश्मीर में हालात की वजह से अक्सर आते नहीं हैं, और ये परेशानी है। और इसके साथ साथ और भी परेशानी है जो एक स्ट्रीम लाइन करना चाहिए था सिस्टम को, वो नहीं है। लेकिन एक खबर, अच्छी सी खबर अब आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल इंतजामिया के शोबे यानी मेडिकल जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने आज मंजूरी दी है, और इस
इस मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अस्पताल इंतजामिया के मुंतजमीन ने इस फैसले को खैर मकदम किया है, तारीखी फैसला करार दिया है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए बताया है कि बारामूला, जम्मू और श्रीनगर के साथ साथ बारामूला और दूसरे जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे शोबे को तकवीत मिलनी चाहिए, वहाँ पे शोबे को खोलने की ज़रूरत है। शुक्रिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये आज मेडिकल इंतजामिया से लोग बता रहे थे। तो बताएं आपको, देख रहे थे आप जेके स्पेशल सनम के साथ, फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। दीजिए इस वादे के साथ इजाज़त के रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।